Assalamu alaikum learners, welcome to another video tutorial, and today we are going to discuss about the glycolysis. So what it means, glycolysis? Glycolysis basically is a composite word and made up of two words. The first is glyco and the last is lysis. So glyco part of the word representing the carbohydrate and lysis mean a breakdown. So it's breakdown of the carbohydrate, but specifically glycolysis mean oxidation of glucose. Or comprehensively you can define it's a biochemical pathway in which a glucose molecule break down into two pyruvate molecules. Basically it is a series of chemical reactions. यानी यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेट जो है वो टू पायरुवेट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा. तो बेसिकली ये है क्या, ये प्रोसेस है एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है. यानी इस प्रोसेस के जरिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है और ऑलमोस्ट तमाम बायोलॉजिकल सिस्टम जो है या तमाम लिविंग थिंग में ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है हर सेल में होता है. ओके, तो ये भी हम बात करेंगे कौन से सेल्स हैं जिनमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है. वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कौन से सेल्स हैं जिनमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है. ओके, तो इट अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल. यानी जब भी हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में ख़ास तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ये ग्लाइकोलिसिस में जाता है और ग्लाइकोलिसिस में जाने के बाद यहाँ पे दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं देन वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे क्रेब्स साइकिल्स कहते हैं और ये भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है. और क्रेब्स साइकिल के बाद यहीं पे एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये भी एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है. लेकिन तमाम एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस की जो बेस है वो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं और देन उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है. हम देखेंगे इसमें ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं और एंड प्रोडक्ट के तौर पे कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं. इस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि एटीपी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे के दौरान बनती हैं. ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोज का सेल के अंदर आना बहुत ज़रूरी है. यानी बेसिकली जैसे हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, ऑल टाइप ऑफ सेल में. लेकिन सेल की कौन सी जगहों पे ये प्रोसेस होता है, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कि कौन सी ऑर्गेनेली में ये प्रोसेस होता है. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ साइटोसोल, यानी किसी ऑर्गेनेली में नहीं. बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोसोल में होता है. और क्यों साइटोसोल में होता है, बिकॉज all type that are required for the glycolysis are present in the cytosol. तो ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कौन से सेल्स में होता है, ऑल टाइप ऑफ सेल्स में, कौन सेल में कौन सी जगह पे होता है, साइटोसोल में, या ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में. ओके, तो तमाम एंजाइम साइटोसोल में होते हैं. ओके, तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है तभी स्टार्ट होगा, उससे पहले ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता. लेकिन ये अगर आप डायग्राम देखें, पहले मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझा दूं कि ये पूरा जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये एक सेल है और यहाँ मैंने थोड़ी सेल मेम्ब्रेन बनाई है. मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, हाउएवर आप इसको मुकम्मल भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे. और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेड कलर के नजर आ रहे हैं. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्लूकोज
जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेसिस है जहां से ये गुजर सके। लिहाजा ग्लूकोज को सेल के अंदर आने के लिए स्पेशल गेट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ आपको एक गेट नजर आ रहा है, ये जो गेट है ये बेसिकली चैनल प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, और चूंकि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं इसलिए हम इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इसमें पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वो वीडियो भी लाजमी देखिए। ओके, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की कई टाइप्स हैं, देयर आर मोर और लेस 14 टाइप्स, और डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स बेसिकली हेल्प करती हैं इस ग्लूकोज को मूव करवाने में, ओके, या ट्रांसलोकेट करने, ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन। ओके, जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा, या मैं एक चीज और बताता चलूं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की 14 टाइप्स हैं, और जैसे मैंने कहा ये तमाम सेल्स में डिफरेंट किस्म के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हो सकती हैं, और जब भी किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए कोई सब्सटेंस सेल के अंदर या सेल के बाहर जाता है तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इट्स नॉट सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन होती है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर जाए। ओके, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई प्रोटीन फैसिलिटेट करे डिफ्यूजन प्रोसेस को। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज अ सिंपली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड द लो कंसंट्रेशन। और यहाँ एक और चीज कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो एनर्जी बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है वो कोई अलग से एनर्जी नहीं होती, बल्कि वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, या वाइब्रेशनल एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल एंजाइम है जो बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ना सिर्फ एंट्रेंस में रोल प्ले करता है बल्कि एक और भी अहम किरदार अदा करता है। वो मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ग्लूकोज जब सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाता है तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये बिल्कुल लीकी चैनल की तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अक्रॉस दी मेम्ब्रेन दोनों तरफ अलाउ करती है, यानी वो इनसाइड टू आउटसाइड भी जा सकता है और आउटसाइड टू इनसाइड भी जा सकता है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सेल है और इस सेल में ग्लूकोज या एटीपी की कमी है, एनर्जी की कमी है। जब एनर्जी की कमी होगी तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है इसका माउथ जो है या ये इसका एक्सटीरियर पार्ट जो है ये ओपन हो जाएगा, कहाँ? एक्सटीरियर साइड से, ओके, बाहर वाली साइड से। तो यहाँ लेट्स सपोज कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल मूव कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल मूव कर जाएंगे तो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये बाहर से बंद हो जाती है और अंदर से ये ओपन हो जाती है। ओके, तो इसका माउथ जो है वो अंदर से ओपन हो जाएगा। तो ये अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि अंदर आ चुका है, लेकिन अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का माउथ भी अंदर से ओपन हो गया, अब ये बाहर को मूव कर जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है बेसिकली लीकी चैनल्स है, यहाँ ग्लूकोज लीक करके बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम बेसिकली ग्लूकोज की एंट्रेंस का बायस बनता है, वही एंजाइम इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गया है अब वो सेल के बाहर ना जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो बाल्स नजर आ रही हैं, बेसिकली ये बाल्स नहीं है बल्कि ये मैंने कार्बन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये 6 कार्बन का मतलब है ग्लूकोज और ये भी 6 कार्बन है, लेकिन इनका कलर चेंज है, तो ये एक डिफरेंट शुगर है इसलिए इसको ब्लू रिप्रेजेंट किया है। इस तरह ये जैसे जैसे ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट इंटरमीडिएट्स उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है बदल रही है, वैसे वैसे मैंने कलर चेंज किए। एक दफ़ा हम इसको एनिमेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में हम स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ भी ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं उस एंजाइम का नाम बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एंटर करता है और इस बात को इंश्योर करता है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस जो है लीक ना हो जाए, सेल से बाहर ना चला जाए। ओके, इस एंजाइम का नाम है
हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज यहाँ पे दो काम कर रहा है। नंबर वन, एंट्रेंस ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द सेल, एंड नंबर सेकंड कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इंश्योर कर रहा है कि ये वापस लीक आउट ना हो जाए। कैसे? ओके, पहले हम काइनेसिस का काम देख लें कि काइनेसिस करते क्या है। काइनेसिस, जितने भी काइनेसिस एंजाइम है, काइनेसिस ये फॉरवर्ड रिएक्शन में फास्फोरिलेशन करते हैं, फास्फोरिलेशन करते हैं। और इस प्रोसेस में हम 3-4 काइनेसिस के नाम पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इनका बेसिक रोल क्या है। ये फास्फोरिलेशन करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये डीफास्फोरिलेशन एंड फास्फोरिलेशन करते हैं। अब वो कैसे? बेसिकली जितने भी काइनेसिस एंजाइम है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो भी उनका सबस्ट्रेट है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है और ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे एंजाइम मौजूद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, इस पे बाद में बात करेंगे। अच्छा, एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ ऐड कर देगा एक फास्फेट ग्रुप को। इस चीज को क्या कह रहे हैं, फास्फोरिलेशन, यानी एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप टू दी सबस्ट्रेट। ओके, लेकिन ये जो फास्फेट है ये लेते कहां से हैं? बेसिकली ज्यादातर काइनेसिस जो है ये एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, लिहाजा ये एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड प्लस एनर्जी में। एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज होती है वो बेसिकली इस एंजाइम के काइनेटिक्स में या इस एंजाइम के जो फंक्शन में यूज होती है, और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है स्पेशली ये सबस्ट्रेट के साथ ऐड हो जाता है और पीछे जो सेल के पास रह जाती है चीज वो क्या होती है, एडीपी। ओके, तो ऐसा सेल जिसमें एनर्जी बहुत ही कम हो उसमें एडीपी की अमाउंट ज्यादा होगी, क्योंकि अगर देखें ना, यहाँ पे एक मैं सेल बनाता हूँ, ये सेल है और इस सेल में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी में। और अगर इस एनर्जी को ये सेल यूज कर लेता है तो किस फॉर्म में होगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में, क्योंकि ये यूटिलाइज हो गया एनर्जी तो पीछे ये बच गया। लिहाजा इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी जो है ये बेसिकली एनर्जी डेफिशिएंट के सिग्नल्स भी हैं। यहाँ पे देखिए हमने भी बात की कि काइनेसिस क्या करते हैं, ये डीफास्फोरिलेशन एंड फास्फोरिलेशन करते हैं। तो फास्फोरिलेशन तो हमें समझ आ गई कि इस सबस्ट्रेट की फास्फोरिलेशन हुई है, लेकिन डीफास्फोरिलेशन किसकी हुई है, बेसिकली एटीपी की डीफास्फोरिलेशन हुई है, क्योंकि वहां से एक फास्फेट ग्रुप को रिमूव किया गया है। ओके, लेकिन यही एंजाइम जब बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन में, यही एंजाइम रिवर्स रिएक्शन में बिल्कुल उलट काम करते हैं। ओके, वो कैसे, यानी उलट काम क्या मतलब, उलट काम का मतलब है कि सबस्ट्रेट में से फास्फेट को रिमूव करते हैं, यानी यहाँ पे डीफास्फोरिलेशन करेंगे और एडीपी के साथ फास्फेट को ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे एटीपी बनाएंगे। ओके, यानी अगर काइनेसिस एंजाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी सबस्ट्रेट को लेके चल रहे हो तो ये सबस्ट्रेट को के साथ फास्फेट लगा देंगे और एटीपी मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे। लेकिन अगर बैकवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन में ये रिवर्स काम करेंगे, यानी फास्फेट सबस्ट्रेट से रिमूव कर देंगे और इस फास्फेट को कहाँ लगा देंगे, एडीपी के साथ, और ये क्या बन जाएगा, एटीपी। एक और जो मैंने सवाल उठाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं बेसिकली ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी एंजाइम की गैर मौजूदगी में हो, और बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। मैं दोबारा बता दूं, रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 केमिकल रिएक्शन
एंड नंबर 2 बायोकेमिकल reaction. Chemical reactions are those reactions which undergo without using enzyme. However, biochemical reaction are those reactions which undergo with enzyme. ओके तो ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। तो लिहाजा जो हम ये सीरीज रिएक्शन की ग्लाइकोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि ये कौन से रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसी डायग्राम में एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि इसमें आपको दो किस्म के एरोज नजर आ रहे हैं, एक आपको रेड एरो नजर आ रहे हैं और एक आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक एरो नजर आ रहा है और आपको यहाँ पे ब्लैक एरो नजर आ रहा है। ये ब्लैक एरो तो वैसे ही इसकी बात नहीं हो रही, ओके इस ब्लैक एरो की बात नहीं हो रही बल्कि ये एरो बता रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ओके तो जितने भी रेड एरोज हैं ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे फायदे क्यों मूव करना है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर एनर्जी की कमी है तो यहाँ पे क्या होगा, फौरी तौर पे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड करेगी और किसी लेवल पे पहुंच, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहुंचने के बाद या यहाँ पे पहुंचने के बाद इस सिस्टम की एनर्जी पूरी हो जाती है, इस सेल की अगर एनर्जी पूरी हो जाती है तो ये जो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं ये वापस पीछे की तरफ मूव करेंगे ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज करने के बजाय उसको स्टोर कर लिया जाए और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस ना की जाए। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि जो रेड कलर के एरोज नजर आ रहे हैं ये कौन से हैं, या ये पिंक कलर के जो एरोज हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहे हैं और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है ये वाला। और लेकिन ये जो छोटे ब्लैक एरोस आपको नजर आ रहे हैं और ये वाले ये तीन एरोस ये बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि अगर यहाँ पे इस स्टेज पे, इस स्टेज पे और इस स्टेज पे ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पहुंच जाता है तो ये वापस पीछे को मूव नहीं कर सकता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बेसिकली हम इस अगले वीडियो में ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये काम आएंगे एरोस, तो इसलिए मैंने इनको कलर दे दिया। ओके अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की और फर्स्ट एंजाइम की, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या कहते हैं, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर एंटर करता है और फौरी तौर पर इस ग्लूकोज को इस काबिल बना देता है कि ये वापस ना जा सके। कैसे, अभी हमने पढ़ा काइनेसिस का काम क्या होता है। काइनेसिस का काम होता है कि ये एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, ये एटीपी यूज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी बनाते हैं। एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को सबस्ट्रेट के साथ ऐड कर दीजिए। ये वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था इसको अंदर जब लेके आया तो इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। फॉस्फेट क्या होता है और फॉस्फोरिक एसिड में क्या फर्क है ये भी इस पर भी कभी बात करेंगे। ओके तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस नहीं जा सकता, ये डिफ्यूज नहीं हो सकता। क्यों डिफ्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पोलर ग्रुप है और ये जो चैनल्स हैं ये पोलर सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते। ओके यानी ये अब यहाँ से पास नहीं हो सकता। जब तक ये नॉन पोलर था तब तक ये बाहर लीक हो सकता था लेकिन अब ये नहीं हो सकता। ओके अब ये जो चीज बनी है ये बनी क्या है, या ये सब्सटेंस या ये प्रोडक्ट है इस रिएक्टेंट की, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ओके लिहाजा हमें पता चला कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों बदलता है तो उसका भी आपको आंसर मिल चुका है। अब आगे चलते हैं। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है। एक तो ग्लाइकोलिसिस के तमाम जो एंजाइम है वो साइटोसोल में पाए जाते हैं और तमाम सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन हेक्सोकाइनेज एक ऐसी जगह पे, एक ऐसा टिश्यू भी है जहां पर ये नहीं पाया जाता। वो कौन से सेल है, वो बेसिकली ये लीवर सेल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं।
लीवर सेल को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट में क्या ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती? भाई होती है, ग्लाइकोलाइसिस तो होती है, लेकिन वहां पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम नहीं होता, बल्कि यही फंक्शन जो है या यही जो इसने रोल प्ले किया हेक्सोकाइनेज ने, यहाँ पे एक और एंजाइम रोल प्ले करता है, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। और ग्लूकोकाइनेज जैसे ये भी काइनेज है तो ये भी वैसे ही काम करता है जैसे उसने काम किया है हेक्सोकाइनेज ने। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेक्सोकाइनेज एंड द ग्लूकोकाइनेज? अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ग्लूकोकाइनेज भी हेक्सोकाइनेज की ही एक टाइप है, इसे हेक्सोकाइनेज 4 भी कहते हैं। लेकिन हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोकाइनेज एंड द हेक्सोकाइनेज। आप सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे एंजाइम काइनेटिक्स का फर्क है। बेसिकली जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है ये मोर सेंसिटिव टू ग्लूकोज है, मोर सेंसिटिव टू ग्लूकोज, जबकि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो लेस सेंसिटिव टू ग्लूकोज है। इसका मतलब यह है कि तमाम सेल्स में जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, लेकिन लीवर में या हेपेटोसाइट में ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है। इसका मतलब है कि लीवर कोई बड़ा स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। ओके, तो वो क्या रोल प्ले करता है? बेसिकली जो लीवर है ये रेगुलेट करता है, किस चीज को रेगुलेट करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और बहुत ज्यादा खाना डाइजेशन में बहुत ज्यादा वहां पे शुगर्स, फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स हैं, तो वो तमाम चीजें एसोफेगस से स्टोमिक और स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में चली जाएंगी। और लीवर में जाने के बाद अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल पर्सन के अंदर कम है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है देन लीवर ग्लूकोज को या शुगर्स को अलाउ करेगा कि वो ब्लड के अंदर जाएं। और ब्लड के अंदर क्यों जाएं? क्योंकि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ऑल दी बॉडी, तो ताकि ये ग्लूकोज या जो दूसरी शुगर्स हैं, ये सारी की सारी शुगर्स जो है तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तमाम सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाई का मतलब बेसिकली शुगर से रिलेटेड या कार्बोहाइड्रेट से, और सीमिया का मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर का लेवल ज्यादा होना। तो क्या करेगा लीवर? फिर लीवर शुगर्स को लीवर के अंदर यानी अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लेगा और इन्हें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या दूसरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीवर क्या काम कर रहा है? लीवर बेसिकली ना सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर कर रहा है, बल्कि उसको रेगुलेट करने में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। और इसके साथ एक और टिश्यू भी है जिसे पैंक्रियास कहते हैं। बेसिकली और ख़ास किस्म के हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उनकी बात भी किसी वीडियो में की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज भी कर सकता है, और अगर ये रिएक्शन लीवर में हो रहा है तो फिर कौन एंजाइम करेगा? ग्लूकोकाइनेज। हाउएवर दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है ये मोर सेंसिटिव टू ग्लूकोज है, क्योंकि अगर ये मोर सेंसिटिव टू ग्लूकोज होगा तो ही ये ग्लूकोज की रेगुलेशन बेहतर तरीके से कर पाएगा। अब हमारे पास ये जो शुगर है ये इससे डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट होगी? बेसिकली यहाँ पे एक एंजाइम है, बड़ा स्पेशल किस्म का एंजाइम है, और उसका नाम है आइसोमरेज। आइसोमरेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो अपने सबस्ट्रेट को किसी और आइसोमर में चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ग्लूकोज था, तो इसने इसको एक नई शुगर में चेंज कर दिया जो कि फ्रुक्टोज है। ओके, और इसके साथ जो फास्फेट लगा हुआ था वो फास्फेट वैसे ही रहने दिया, उसको उसने चेंज नहीं किया। फास्फेट चेंज नहीं होगा, शुगर चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फास्फेट वैसे ही लगा हुआ आ गया है, लेकिन अब ये शुगर बदल गई है। ओके, ये जो शुगर है इसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज। और क्योंकि 6 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो गया? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इसका नाम है। और इसका एंजाइम कौन सा है? आइसोमरेज। और स्पेसिफिकली अगर आप इसका नाम याद रखना चाहें
तो सबस्ट्रेट के नाम से इसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज, G6 ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज। ओके, जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज भी कह सकते हैं। ओके, अब लेट्स आगे चलें। जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से नेक्स्ट जो है एक शुगर यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये बेसिकली फ्रुक्टोज ही है और इसके साथ फास्फेट पहले की तरह जो कि हमें मिल रहा है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दूं। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ा अहम किस्म का एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है फास्फो फ्रुक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या करता है? ये भी काइनेज है और काइनेज क्या करते हैं? ये फास्फोरिलेशन करते हैं और ये एटीपी मॉलिक्यूल यूज करते हैं किसमें? फॉरवर्ड रिएक्शन में। ओके, तो ये रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा और एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट और एनर्जी प्रोड्यूस होंगे और इस एनर्जी से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को एक और फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पे मैं दूसरा फास्फेट ग्रुप लगा रहा हूं यहाँ पे। तो पहला फास्फेट ग्रुप कहाँ लगा हुआ था? 6th पोजीशन पे, अब कहाँ लगा? 1st पोजीशन पे। ओके, तो अब इसका नाम क्या है? अब इस शुगर का नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। Okay, what is the difference between बिसफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एटीपी या एडीपी की बात करें तो एडीपी को हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसको क्या कह रहे हैं? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एक तो नोमेनक्लेचर का थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, ये लैटिन है और ये ग्रीक है। ओके, डाई जो है ये ग्रीक ओरिजिन है और ये लैटिन ओरिजिन है। एक और मैं फर्क बताता चलूं कि बिसफॉस्फेट हम तब कहते हैं जब कार्बन, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है और एक यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिकली ये नॉन एडजेसेंट कार्बन पे दो फास्फेट ग्रुप मौजूद हैं। जब दो एडजेसेंट कार्बन पे फास्फेट ग्रुप हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बिसफॉस्फेट। और ये बात सिर्फ कार्बन तक महदूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है नीचे, लेकिन जब ये नॉन एडजेसेंट फास्फेट ग्रुप हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ तो हम इसे बिसफॉस्फेट कहेंगे। ओके, और अगर ये दोनों फास्फेट एक ही जगह पर एक ही पॉइंट में आपस में जुड़े हुए हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक शुगर है और इस शुगर के साथ यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है और इस नाइट्रोजन बेस के साथ यहाँ पे फास्फेट, यहाँ पे शुगर के साथ फास्फेट ग्रुप और एक और फास्फेट ग्रुप इस फास्फेट के साथ लगा हुआ। तो बेसिकली इसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक ही कार्बन के साथ है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जबकि यहाँ से लगने के लिए इधर से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था और इधर से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो इसलिए ये बिसफॉस्फेट। ओके, और इधर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और दो फास्फेट जो है यहाँ पे लगे हैं, जबकि जो दूसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हुआ है, यानी इस कॉम्प्लेक्स का नहीं हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाइफॉस्फेट। सिंपली आप इतना याद रखें कि जब दो फास्फेट दूर दूर हो, यानी नॉन एडजेसेंट तौर पे पाए जाए कॉम्प्लेक्स में, तो वो बिसफॉस्फेट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक 6 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है और एक 1st कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? बिसफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एंजाइम है यहाँ पे, एल्डोलेज।
एल्डोलेज। और ये एंजाइम क्या कहता है, ये एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को मिडल से स्प्लिट कर देता है, दरमियान से। ओके, तो यहां से इसने स्प्लिट कर दिया। तो जब ये यहां से स्प्लिट करेगा तो ये क्या है, ये 3 कार्बन की एक शुगर है, सॉरी ये टोटल 6 कार्बन की शुगर है, इसे हेक्सोज कहते हैं। लेकिन अब ये 2 शुगर्स बनी है 3 कार्बन की। ओके, तो ये जो 2 शुगर्स हैं इनके नाम क्या है, पहले मैं नाम लिख देता हूं, इनके नाम क्या है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये बेसिकली एक कीटो शुगर है। ओके, और इसको अगर एब्रीविएट करें तो इसको DHAP कहते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जबकि ये जो शुगर है ये भी 3 कार्बन की शुगर है, लेकिन ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर थी, ये एल्डो शुगर है। इसका नाम क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी ये एल्डो शुगर है इसलिए एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, यहां भी फॉस्फेट है, यहां भी फॉस्फेट, लेकिन यहां तो फॉस्फेट नजर ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली जब हमने इसको ब्रेक किया है तो ये फॉस्फेट इधर आएगा और ये वाला फॉस्फेट इधर आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉस्फेट जरा लगा देता हूं, ये फॉस्फेट लग गया और ये वाला फॉस्फेट इसके साथ इधर आ गया, तो ये फॉस्फेट आ गया। तो यहाँ पे एक और चीज जो आप नोट करने होंगे कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट लिखा है, लेकिन इधर मैंने 1 या 3 नहीं यूज किया, क्योंकि ये कीटो शुगर है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेंट्रल कार्बन पे होगा, लिहाजा इसलिए फॉस्फेट इधर लग जाए या इधर लग जाए तो इसके लिए नंबर फॉस्फेट ग्रुप का या कार्बन नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों कार्बन, लेकिन इधर जो है ये फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है जबकि फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन पे है, तो लिहाजा यहाँ पे 3rd कार्बन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप मेंशन किया। एक बात और यहाँ पे बताता चलो कि ये दोनों अगर यहाँ पे एक एंजाइम स्पेसिफिक है जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल देगा, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मोर देन 50% जो है ये पाए जाते हैं, लेस देन 50% ये पाए जाते हैं। बेसिकली एंजाइम की एनर्जी काइनेटिक्स बताती हैं कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो कम पाया जाता है और यानी ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो रिएक्शन का रुझान जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम है, इसका नाम है ट्राइओस आइसोमरेज। ओके, अब ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम तमाम DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को चेंज कर देता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जब ये 3 कार्बन की शुगर या एक ट्राइओस एक दूसरी ट्राइओस में बदल जाएगी और एक पहले भी हमारे पास मौजूद है तो हमारे पास 2 ट्राइओसिस हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये वाली चेंज होगी इसमें, तो ये 2। ओके, अब इस 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा तो यहाँ पे खास किस्म का एंजाइम है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, इसका वैसे कलर ब्लैक बना दिया गया है, अदरवाइज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अच्छा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम है बड़ा स्पेसिफिक और बड़ा अहम एंजाइम, उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम करता क्या है, इस एंजाइम के 2 फंक्शन है। नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे नंबर 1 ये डिहाइड्रोजिनेशन करता है, और डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना सबस्ट्रेट से, डिहाइड्रोजिनेशन करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये करता है फॉस्फोरिलेशन। लेकिन मजे की बात ये है कि काइनेसिस एंजाइम की तरह ये एटीपी यूज नहीं करता फॉस्फोरिलेशन के लिए, बल्कि सेल के अंदर मौजूद पहले से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद होता है उस फॉस्फेट को सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देता है। इसका सबस्ट्रेट है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसका प्रोडक्ट ये है, इसका नाम हम बाद में देखेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं बात और इस एंजाइम के हवाले से बताता चलूँ कि ये NAD डिपेंडेंट एंजाइम है। एंड व्हाट इज NAD? NAD बेसिकली निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है और ये एंजाइम इसकी मौजूदगी में काम करता है और NAD यहाँ पे बदल जाता है NADH में। ओके, अब ये NADH क्या है? NADH बेसिकली निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड है। यहां पे मैं लिखता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड। हाइड्राइड होता क्या है, ठीक है, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं NADH की, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड। बेसिकली जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होती है। ओके, यानी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्राइड में एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्राइड इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है हाइड्राइड। तो ये NAD को NADH में बदल देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है कहां से? बेसिकली ये रिमूव हुए सबस्ट्रेट से। ये सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और क्या रिमूव हुआ है, और इसमें फास्फो रिलेशन हुई है, फास्फेट ग्रुप ऐड होना है इसके साथ। तो एक तो फास्फेट ग्रुप इसके पास पहले ही मौजूद है, तो जो पहले मौजूद है पहले वो बनाते हैं। तो ये फास्फेट इसके पास पहले से मौजूद है यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया वो वाला फास्फेट ग्रुप, और एक ये क्या कर रहा है, एक फास्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है इसके साथ। तो ये मैंने एक फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया क्योंकि ये फास्फो रिलेशन करता है और ये काइनेज एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये डिहाइड्रोजिनेज है और बेसिकली ये इस रिएक्शन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए फास्फो रिलेशन करता है या एडिशन ऑफ फास्फेट करता है। अब ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है, ये इसमें और इसमें बहुत थोड़ा फर्क है। हाउएवर इसका नाम है 1,3 बेस फास्फो ग्लिसरेट। ओके, देखिए ये दोबारा हमारे पास आ गया बिस फास्फेट। ओके, और बिस फास्फेट क्यों है? क्योंकि दोनों फास्फेट जो है वो नॉन एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद है। ओके ओके, यहाँ पर एक और स्पेशल एंजाइम आएगा जो जिसका सबस्ट्रेट बेसिकली 1,3 बिस फास्फेट ग्लिसरेट है, और ये खास एंजाइम है इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का, बहुत ही स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है फास्फोग्लिसरेट। मैं इसको रेड कलर में मेंशन करता हूँ यहाँ पे, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये फिर एक काइनेज एंजाइम आ गया, लेकिन ये काइनेज फॉरवर्ड रिएक्शन में वैसे ही काम करता है जैसे वो वाले काइनेज काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स रिएक्शन में मौजूद है। लिहाजा ये इसका सबस्ट्रेट बेसिकली ये होता है और इसका प्रोडक्ट ये है, लेकिन चूंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को और ये रिएक्शन कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी रिएक्शन दोनों तरफ जा सकता है। तो आमतौर पर इसका रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो इस तरफ होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में ये रिएक्शन जो है ये डाउनवर्ड है, यानी 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर ये फास्फोरिलेशन की बजाय डीफास्फोरिलेशन करेगा और एटीपी यूज करने की बजाय एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये फास्फोग्लिसरेट काइनेज क्या है? एडीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, यानी ये एडीपी के साथ मिलकर काम करेगा और यहां से एक फास्फेट को रिमूव कर देगा, इसी फास्फेट को रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद हमारे पास जो चीज आएगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फास्फेट, यहाँ से फास्फेट रिमूव हो गया है और वो जो फास्फेट रिमूव हुआ है वो गया का है, वो फास्फेट ये है। ओके, ये वाला फास्फेट, और ये दोनों मिलके
क्या बन गए, एटीपी। ओके, कितने एटीपी, बेसिकली ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड थे, अगर आपको याद हो, अगर ये 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड थे तो हमारे पास ये 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल भी 2 है, और ये 2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के लिए ये एंजाइम 2 दफा ये रिएक्शन कैटालाइज करेगा और 2 फास्फेट रिमूव करेगा, तो यहाँ पे 2 एटीपी यूज होंगे, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज होंगे और 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। और ये जो चीज बनी है प्रोडक्ट इस एंजाइम का, ये क्या है, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है म्यूटेस, और स्पेसिफिकली लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ओके, तो ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस या सिंपली म्यूटेस क्या कहता है, म्यूटेस बेसिकली फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज करता है। ओके, यानी म्यूटेशन करता है मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप 3 पोजीशन पे है, तो ये उसको क्या करता है, म्यूटेस इसको इसकी पोजीशन शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप, सॉरी लेट मी चेंज द मार्कर, और ये यहाँ पे फास्फेट ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, और इसने कुछ भी नहीं किया, बस इसने फास्फेट ग्रुप को शिफ्ट किया, लिहाजा इसका नाम इतना ज्यादा बदलेगा भी नहीं, पोजीशन का फर्क पड़ेगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम है इनोलेज, और इनोलेज एंजाइम क्या करता है, इनोलेज एंजाइम बेसिकली जिसका सबस्ट्रेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट है और उसको ये चेंज कर देता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट से। एंजाइम के नाम से पता चल रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, एंजाइम का नाम क्या है, इनोलेज, और बना के रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। लेट्स सपोज ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इनोलेज बना रहा है, यहाँ पे मैं इसको ये इनोलेज है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ फॉस्फो इनोल। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड आ जाएगी। ओके, इन, ओल का मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप, पायरोवेट। ये जब मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ आपको सिखाऊंगा ग्लाइकोलाइसिस, तो फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन गया हमारे पास यहाँ पे, और ये फास्फेट ग्रुप में मेंशन कर दूं दोबारा से, यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप अभी भी साथ चला आ रहा है, लेकिन अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट नहीं है बल्कि ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट है। और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा पायरोवेट काइनेस, और पायरोवेट काइनेस एंजाइम क्या करता है, ये भी यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में आया है, लिहाजा ये काइनेस भी रिवर्स काम करेगा, यानी ये डीफॉस्फोरिलेशन करेगा और एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये फास्फेट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको रिमूव करेगा, यहाँ पे एडीपी प्लस ये वाला फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, एटीपी में। तो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगी अगेन, और ये डीफॉस्फोरिलेशन किसकी हुई है, इस सबस्ट्रेट की। ओके, और ये क्या है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। तो जब ये फास्फेट ग्रुप उतरेगा तो ये जो पीछे चीज रह जाएगी, इसका नाम है पायरोवेट। ओके, अब देखिए कितने पायरोवेट, 2 मॉलिक्यूल से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट के हैं, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट के हैं, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट के हैं, और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास जो है पायरोवेट के आ जाएंगे। कितने एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, अगर एक फॉस्फोइनोल पायरोवेट होता तो 1 एटीपी, लेकिन ये 2 है, लिहाजा 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 2 एडीपी और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होंगे। तो ये हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहाँ पे भाई एक चीज
कि ये NADH, ओके, ये कितने हमारे पास प्रोड्यूस है, ये ग्लिसरॉल या सी फास्फेट 2 है हमारे पास। तो जब ये रिएक्शन 2 दफा कैटालाइज होगा और ये प्रोडक्ट बनेगी तो एक NAD एक रिएक्शन में और दूसरा NAD दूसरे रिएक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने NADH बनेंगे, 2 NADH। और कितने हमारे पास ATP यूटिलाइज हुए थे, तो हमारे पास यहाँ पे एक काइनेज यहाँ पे है तो एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुआ है और एक हमारा काइनेज यहाँ पे है तो एक ATP यहाँ पे यूज हुआ है। अब हम देख लेते हैं टोटल हमने क्या खोया क्या पाया। तो ये एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस की कंजप्शन है पहले वो देते हैं। खर्च हमारा क्या है, हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और हमारे पास 2 ATP थे जो हमारे यूटिलाइज हुए और एक हमारा NAD मॉलिक्यूल, सॉरी 2 हमारे NAD मॉलिक्यूल यूज हुए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और हमारे पास क्या आया एंड प्रोडक्ट के तौर पे, रेड कलर में मेंशन करता हूँ एंड प्रोडक्ट को, हमारे पास 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल आए, 4 ATPs, 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हमारे पास यहाँ पे और 2 ATP हमारे पास यहाँ, यानी 2 ATP खर्च हुए हैं और 4 ATP प्रोड्यूस हुए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट ATP कितने प्रोड्यूस हुए तो फिर आप क्या कहेंगे, 2 ATP, यानी ये 2 तो वो जो खर्च हुए और 4 प्रोड्यूस हुए, तो जो खर्च हुए वो वापस कर दें आप, तो पीछे कितने रह गए, 2। तो नेट 2 है, ग्रॉस अलबत्ता 4 ATPs प्रोड्यूस हुए और साथ हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस हुए। ओके, अब इसको फिनिश करते हैं इस प्रोसेस को। जब पायरोवेट बन जाएगा तो अब हमारे पास आगे फेट ऑफ पायरोवेट है। मसलन अगर तो ये जिस सेल के अंदर पूरा प्रोसेस हुआ है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है यानी सारा यूकैरियोटिक है और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और ऑक्सीजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ये पायरोवेट मॉलिक्यूल यहाँ से एसिटाइल CoA में चेंज हो जाएगा, एसिटाइल CoA, ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ओके, बायोकेमिकल रिएक्शन। और एसिटाइल CoA देन एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे फिर एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस चलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। उसकी भी बात करेंगे किसी वीडियो में, डिटेल से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो NADH प्रोड्यूस हुआ था हमारे पास यहाँ पे, और जो NADH और FADH यहाँ पे क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस होंगे, वो फिर कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फाइनली वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है सेल के पास, या ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, या दोनों मौजूद नहीं है, या माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, या फिर दोनों ही मौजूद नहीं है। मसलन यूकैरियोटिक सेल में जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के पास आपको पता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, ओके। तो लिहाजा ऑक्सीजन अगर मौजूद नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, या फिर दोनों चीजें अगर मौजूद नहीं है, ओके, तो फिर क्या होगा, फिर इसको हम ये जो प्रोसेस था इसको हम कहते हैं एरोबिक। मैं पहले इसका नाम लिख दूं, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि अगर इन दोनों में कोई चीज मौजूद नहीं है, यानी ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया या दोनों मौजूद नहीं है, तो फिर ये प्रोसेस किधर शिफ्ट हो जाएगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, या फिर इसे एक और भी टर्म देते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है कि पायरोवेट ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं और NADH जो के यहाँ पे प्रोड्यूस है, तो ये NADH पायरोवेट के साथ आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये क्या कहता है, ये पायरोवेट और NADH को फिक्स करके यहाँ पे बना देगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और एसिड जो है ये क्या, इनकी pH क्या होती है, इनकी pH
लो होती है। और अगर किसी पर्सन के अंदर किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को एस्थमा है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या इस तरह की कोई डिजीज़ है जिसमें ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर प्रॉपरली नहीं पहुंच रही, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे बहुत सारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और जब बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो बहुत ज़्यादा, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसकी कि बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो पीएच ऑफ द फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उसको लो कर देगा और उससे तमाम जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे एक और ख़तरनाक बीमारी हो सकती है जिसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन लीड टू डेथ, यानी उससे मौत वाक़या भी हो सकती है। ओके, एक चीज़ और कि अगर बस मामूली सी मिक़दार में या जब आप ऑन एंड ऑफ कोई एक्सरसाइज करते हैं कभी कभार, या आपने रूटीन से हट के आपने कोई जॉगिंग वगैरह की है या कोई मुशक्क़त की है, उस दौरान जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में स्टोर हो जाता है और वो पेन कहता है, उसको फटीग कहते हैं, यानी खलियाँ पड़ जाती हैं। और वो जो लैक्टिक एसिड वहाँ पे स्टोर होता है वो अल्टीमेट लीवर की तरफ मूव करता है और दोबारा से वो ग्लूकोज बनने में, यानी उससे नए ग्लूकोज मालिक्यूल बना लिए जाते हैं, उससे ग्लूकोज रीजनरेट कर लिया जाता है। और इस तरह के नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना जो है उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस पर भी कभी इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। ओके, होप इट मेक सेंस। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, bye bye.